चलिए आओ देखो, जैसा कि तुम लोग को पता है बउआ, क्या पता है कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है हिंद चीन में। वाह बेटा, क्या चल रहा है? हिंद चीन के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लिए थे, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ लिए, थोड़ा बहुत ने बहुत कुछ पढ़ लिए थे, पढ़ते गए थे। अंकोर वाट का मंदिर सब पढ़ते गए थे हम लोग, है ना? हम लोग पीछे पूरा पढ़ चुके हैं। अब जो चैप्टर चल रहा हम लोग का, चैप्टर का नाम क्या है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी आंदोलन मतलब हिंद चीन के क्षेत्रों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, उन राष्ट्रवादी आंदोलनों में क्या हुआ, क्यों राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, क्या ऐसा सिचुएशन आया कि हिंद चीन की जनता जागृत हुई और वहां राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ। राष्ट्रवादी आंदोलन का मतलब तो समझ में करता है, राष्ट्र के लिए जब कोई आंदोलन हो तो वह हिंद चीन के बारे में आप लोग जान चुके थे, यस और नो? हिंद चीन के बारे में जान चुके थे। हिंद चीन में फ्रांस आ चुका था, यह भी आप लोग जान चुके हैं। हिंद चीन में फ्रांस ने कितनी प्रताड़ना लोगों को दी, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। हिंद चीन में क्यों फ्रांस आया था, यह भी तुम लोग पढ़ चुके हो, यस और नो? उसके अलावा अन्य देशों का प्रभाव और अन्य देशों की नजर अभी हिंद चीन पर नहीं पड़ी थी। हिंद चीन किस क्षेत्र को कहते हैं? वर्तमान में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो 19वीं सदी में हिंद चीन कहलाते थे? उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, यस और नो? अब आज से हम लोग पढ़ते हैं। देखो, भारत में भी अंग्रेज आया था, भारत में भी अंग्रेज आया था। और अंग्रेज आया तो तुरंत अंग्रेज के खिलाफ यहाँ का पब्लिक नहीं लड़े लगा। अंग्रेज यहाँ आया, कुछ दिन शासन किया, और शासन करने के बाद तुरंत भी शासन नहीं किया। अंग्रेज का भारत में आगमन हुआ था, अंग्रेज भारत आया था। शुरुआत में तो व्यापार किया राजाओं की सहायता से, लेकिन कुछ समय बाद उसको ऐसा लगने लगा कि यह जो राजा है वह हमारे व्यापार को करने में रुकावट पैदा कर रहा है, इसलिए राजनीतिक शासन की जिम्मेदारी भी अब हमें लेने की आवश्यकता है। समय आ गया है कि अपने ज्यादा से ज्यादा लाभ के लिए हम लोग जो है भारत के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले। तो कई सौ वर्ष पहले आया अंग्रेज अन्य देश और तुरंते आके नहीं शासन कर। 1498 में पहला विदेशी आया, वास्को डी गामा। अब भारत आने के बाद तुरंते ये सब यूरोप वासी जो थे, यूरोप के जो देश थे, तुरंते भारत में शासन करना शुरू नहीं कर दिया। अब भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करना और शासन करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेजों ने 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद अपने शासन की शुरुआत किया भारत में, राजनीतिक क्षेत्र में अपना कदम रखा अंग्रेजों ने। बात को समझे कि नहीं समझे? 1757 आ रहा समझ में? तो ये सब यूरोप का देश आया हिंदुस्तान और कई वर्षों तक यहां सिर्फ व्यापार किया, और व्यापार करने के बाद 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से अंग्रेजों ने शासन के क्षेत्र में कदम रखा। क्लियर? और अंग्रेज शासन के क्षेत्र में कदम रखा तो तुरंते जनता में एकता नहीं आ गया, तुरंते जनता जागृत नहीं हो गई।
जनता को जागने में भी 100 साल लगा। और पहली भयंकर आक्रोश अंग्रेजों के खिलाफ देखने को हम लोगों को मिली 1857 के क्रांति में। तो मतलब 1757 में प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेज शासन करना शुरू किया, और उसके ठीक 100 वर्षों के बाद सोचो कितना व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा हुआ होगा और कितना मर गया होगा 100 साल के दरमियान। लेकिन यह गुस्सा तुरंत नहीं निकला, यह गुस्सा निकला 100 वर्षों के बाद। तो राष्ट्र के लिए जो प्यार है, राष्ट्र के लिए जो ये प्रेम है, कि जैसे अभी भारत में कई आंदोलन हो रहे हैं, तो यह आंदोलन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे देश का सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो चुका है। बात को समझे कि नहीं समझे? तो वही हिंद चीन में यह राष्ट्रीयता, देश के प्रति प्यार, देश के प्रति एकता, देश के प्रति अखंडता की जो शुरुआत हुई, वो तुरंत उसको विकास में, उसके विकास में एक समय लगा। उसी चीज को हम पढ़ते हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ। तो बउआ हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना तो प्रारंभिक दिनों से ही झेलना पड़ रहा था, परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। कहने का मतलब है कि फ्रांस आके हिंद चीन पर कब्जा किया और उसको चलाने लगा। तो हिंद चीन पर आके कब्जा करना और हिंद चीन में शासन करना, हिंद चीन को खुद चलाना, यह जो फ्रांस का उद्देश्य था, इसका सीधा मतलब था कि फ्रांस हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाना चाहता है, और इसी नीति को, इसी विचारधारा को उपनिवेशवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। समझ में आया कि नहीं? जैसे भारत पर अंग्रेजों ने वर्षों तक शासन किया और भारत से लाभ कमाया, भारत पर अपना शासन चलाया, भारत पर अपना कानून चलाया, भारत पर अपना नियम लगाया। अर्थात भारत को अंग्रेज ने, भारत को इंग्लैंड ने, भारत को ब्रिटेन ने वर्षों तक चलाया। तो भारत जो है वो ब्रिटेन इंग्लैंड का उपनिवेश कहलाया। क्या कहलाया? उपनिवेश। और अंग्रेजों की, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की यह नीति उपनिवेशवाद कहलाई। आ रहा है समझ में? तो फ्रांस आके हिंद चीन पर कब्जा किया और उसको अपना उपनिवेश बनाया। तो फ्रांस की कौन सी नीति? उपनिवेश। कौन सी नीति? उपनिवेशवाद। इस उपनिवेशवाद की नीति का शुरू से ही खूब विद्रोह हुआ, शुरू से ही। जैसे कहने का मतलब है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद को समय समय पर विद्रोहों का सामना करना पड़ा। मतलब शुरुआत से ही वहां की जनता ये समझ चुकी थी कि फ्रांस हमारा शोषण करने आया है, इसलिए वहां की जनता ने समय समय पर शुरू से ही उपनिवेशवाद का विरोध किया। और यह विरोध प्रारंभिक दिनों से ही, शुरू से ही वहां उपनिवेशवाद की जो नीति थी फ्रांस की, उसका विरोध हो रहा था। परंतु 20वीं शताब्दी के शुरू में यह और मुखर होने लगा। मतलब 20वीं शताब्दी शुरू जैसे ही हुआ, उसी समय से यह आंदोलन, यह विद्रोह उग्र रूप से फ्रांस के खिलाफ शुरू हो गया। अब छोटे छोटे मामलों में भी लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। आज के नहीं टाइम में छोटा सा भी कुछ अपने देश में घटता है तो आज जो जनता में असंतोष का लहर है, जनता जो आज नाराज है, उस छोटे छोटे नाराजगी में भी तुरंत हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही गरियाता है, हमारे देश के मुख्यमंत्री को ही। क्यों? क्योंकि जनता जिम्मेदार मान चुके कि देश में कुछ भी होगा ने तो सरकारें जिम्मेदार है, ऐसा जनता के मन में आ चुका। इसलिए छोटे छोटे मामलों पर सड़क भी टूट गया तो मोदी राज में यह ना होता हो,
ऐसा लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके मन में आ गया कि हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्यों के लिए सरकार जिम्मेदार है। वैसे ही हिंद चीन में कोई छोटा मोटा भी मामला हो ना तो लोग अपना गुस्सा तुरंत प्रकट करने लगते थे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ, कौन? कब? 1903 में फान बोई चाउ ने दुई तान होई, क्या? कौन? दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, जिसके नेता आया समझ में? आज ही भारत में जंतर मंतर में 20 से अधिक दिनों तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर रहे। मुद्दा क्या? देश की शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे। क्या मुद्दा था? देश की शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, और इस्तीफा भी सरकार को देना पड़ा, मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। और इतने दिनों तक यह आंदोलन हुआ और आंदोलन होता रहा। तो अचानक ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ। कई एग्जाम्स में पेपर लीक हुए, शिक्षा में धांधली, शिक्षा क्षेत्र में गड़बड़ियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा था। इस गुस्सा को प्रकट करने के लिए एक CJP नाम का संगठन बना, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका हेड थे, कौन था हेड? अभिजीत दीपके, शायद अभिजीत दीपके। तो यह जो संगठन बना, यह जो क्रांतिकारी दल बना, यह क्रांतिकारी दल का क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व किसने किया? अभिजीत दीपके, सॉरी नाम भूल जाते हैं बार बार, अभिजीत दीपके। और यह इस्तीफा लेकर माने शिक्षा मंत्री। वैसे ही, और यह इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को समझ में आ चुका था कि जनता के प्रति, जनता के मन में हमारे प्रति, किसके प्रति? सरकार के प्रति गहरा असंतोष है, गहरा गुस्सा। उसी का नेतृत्व यह संगठन कर रही है। हमको देना चाहिए, नहीं तो देश में हमारे खिलाफ और असंतोष बढ़ता चला जाएगा, है ना? तो वैसे ही जो फ्रांस के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा था, गुस्सा के नेतृत्व के लिए, उस गुस्से के नेतृत्व के लिए 1903 ईस्वी में फान बोई चाउ ने, किसने? कौन सा संगठन? नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता कौन थे? वांग। फान बोई चाउ ने, फान बोई द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर। फान बोई चाउ ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, मतलब वियतनाम के हिस्ट्री का लॉस, वियतनाम के इतिहास का क्या नुकसान हुआ उपनिवेशवाद से, उस सारे चीज को इस पुस्तक में उन्होंने लिखा। और जब इसको लोगों ने पढ़ा तब उनके अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। जैसे आज के टाइम में बेटा हमारे सरकार या कोई भी व्यक्ति हो जो शासन कर रहा हो, उसके खिलाफ गुस्सा कैसे मन में आता है लोगों के? सोशल मीडिया के माध्यम से। कैसे गुस्सा आता है किसी भी नेता, किसी भी शासक, किसी भी राजा, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी विधायक के प्रति गुस्सा जनता के मन में आता है आज के टाइम में, तो उसका माध्यम क्या है? सोशल मीडिया, वीडियो पोस्ट, है ना? उसको देखता जनता, गुस्सा होता है, ये किया सरकार, ये किया विधायक, ये किया सांसद, ये किया नेता, ऐसा मन में आता है। यस और नो? मन में आता है और वो सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर करता, असंतोष जाहिर करता और क्रोधित होता अपने शासन के खिलाफ। आ रहा है समझ में कि नहीं?
लेकिन जिस समय ये क्रांतियां हो रही थी, जिस समय का ये कहानी है, उस समय लोगों में हलचल पैदा करने का एक ही माध्यम था। वह माध्यम था पत्रिका, वह माध्यम था पत्र, वह माध्यम था पुस्तक, वह माध्यम था अखबार, जिसमें लोग चीजों को लिखते थे। और जो आज गुस्सा लोगों को वीडियो देख के आता है, पहले यह गुस्सा अखबार पढ़ के, आर्टिकल्स पढ़ के आता था, और उसको सच्चाई का पता चलता था कि ऐसा भी हुआ है। नहीं आया समझ में? तो जब फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखी, तो हलचल पैदा हो गया। सबको रियलिटी पता चल गया कि हिंद चीन में क्या क्या हो रहा है, हिंद चीन में क्या क्या असंतोष पैदा है लोगों के अंदर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, अभी नया नया क्लासरूम है ना, नया नया क्लासरूम ना है, नया नया ऑनलाइन क्लास है ना, तो नहीं हाँ हूं नहीं बोलता है, तुम लोग से हम बात कर रहे हैं। ऑफलाइन जो बच्चे हैं उन्हीं को मान के हम उसको पढ़ा रहे हैं। जैसे तुम लोग इतना बच्चा बैठल, उसी में एक बच्चा, ये भी एक कैमरा जिसको हम पढ़ा रहे हैं। नहीं आया समझ में? तो ये नहीं सोचना कि सब बतिया हम कैमरा में ही बोल रहे हैं, नहीं, कैमरा वाला बच्चा तो पढ़िए लेगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि हम वो उतना चीज पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात हम करेंगे कैमरवा से। आनंद सिंह वाला बात एक दिन बताए थे ना कि एगो पत्रकार आया, आनंद सिंह के मुंह में माइक लगा दिया और कहा कि जानते हैं सर, आपको ये कैमरवा बहुत प्यार करता है। तो कहा कैमरवा प्यार करता है? कहा कि हाँ, पत्रकार बोलता है कि हाँ ये आपको बहुत प्यार करता है। तो बोला कैसे प्यार करता है? तो पत्रकार बोलता है कि जानते हैं आप कुछ भी बोलते हैं ने तो ये बहुत ज़्यादा वायरल कर देता है। आनंद सिंह को पत्रकार बोला कि कैमरवा आपको बहुत प्यार करता है, आप कुछ बोलते हैं पूरा वायरल कर देता है। तो आनंद सिंह जवाब पता है क्या देते हैं? क्या? कैमरवा कैसे प्यार कर गई? तो मशीन है, समझा कि नहीं? तो सही मशीन है, तो ये मशीन से हम कितना बात करेंगे, है ना? तो तुम ही लोग से बात करते हैं। आगे बढ़े, समझ में आया? पुस्तक का नाम बताओ। किसने लिखा? फान बोई। क्रांतिकारी संगठन कौन बनाया है? फान बोई चाउ ने कौन सा क्रांतिकारी संगठन बनाया? दुई तान होई के नेता। दुई तान होई के नेता। दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया? किसने बनाया? आ रहा है समझ में? अब देखिए ध्यान से, 1905 में, याद होगा 1905 में जापान और रूस के बीच, 1905 में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीनियों के लिए प्रेरणा। 1905 में जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक महाशक्तिशाली देश रूस, एक छोटे से देश, उस जमाने में रूस के सामने जापान बहुत तुच्छ देश था, बहुत छोटा देश था, और रूस एक महाशक्तिशाली देश था, जिसके बावजूद 1905 के युद्ध में जापान ने रूस को हराया। जिसके बाद हिंद चीन की जनता, हिंद चीन के लोगों में एक अलग एनर्जी आ गया, मोटिवेशन आ गया कि यदि जापान जैसा छोटा सा देश, जापान जैसा देश इस रूस जैसे महाशक्तिशाली को युद्ध में हरा सकता है, तो हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा मोटिवेशन। साथ ही रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू कहाँ के विचारक? के विचारक भी इन्हें उद्वेलित कर रहे थे। इसी समय एक दूसरे राष्ट्रवादी नेता फान चुत्रिन हुए, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रीय बनाने का आ रहा है समझ में? हिंद चीन के लोगों में राष्ट्रीयता कैसे जागा? राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले ये जो गुस्सा था लोगों में, वो गुस्सा का नेतृत्व करने के लिए
फान बोई चाउ आए, पुस्तक लिखे द हिस्ट्री ऑफ वियतनाम, नहीं, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। फान बोई चाउ ने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया लोगों को एकत्रित करने के लिए, जिसका नाम था दुईतान। उसके नेता थे, यहां से शुरू हुआ लोगों को एक करना, यहां से थोड़ा सा लोग जगे। उसके बाद 1905 के रूस और जापान के युद्ध में, जब जापान ने रूस को हरा दिया। उसके बाद हिंद चीन के लोगों के अंदर और प्रेरणा आई कि जापान यह कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो जगने का कारण बना कि रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक जो लोगों को लगातार अपने लेखनी के माध्यम से जगा रहे थे, बार बार वो शासन की सच्चाई को लोगों के सामने लेकर आ रहे थे कि देखो तुम्हारा शासक, तुम्हारा राजा क्या क्या गलत काम कर रहा है, तुम्हारे साथ कैसे नाइंसाफी कर रहा है। बात को समझे कि नहीं समझे? इस चीज के माध्यम से बार बार रूसो और मॉन्टेस्क्यू लोगों को जगा रहे थे। तो रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक, जिनके लेख ने, जिनके विचार ने भी लोगों को जागृत करने का काम किया। इसी समय एक और नेता आया, फान चू त्रिन, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को, मतलब जो शासन राजतंत्रीय चलता था, राजा का शासन चलता था, राजा के मन में जो आया वो करता था, किसी का राजा सुनता ही नहीं, जो मन में आता था वो करता था, क्योंकि कानून का राज ही नहीं था। तो वही नया नेता कौन आए? फान चू त्रिन, जिन्होंने कहा कि यह राजतंत्रीय शासन समाप्त होना चाहिए और राजतंत्रीय शासन की जगह पर गणतंत्रवादी शासन स्थापित। गणतंत्र का मतलब समझता है ना? गणतंत्रवादी शासन, इसका मतलब कानून का शासन। ऐसे शासन की स्थापना का प्रयास किए फान चू त्रिन। कुछ जगह कुआंग दे, कुछ जगह फान बोई चाउ, कुछ जगह रूसो और मॉन्टेस्क्यू, कुछ जगह रूस और जापान का 1905 वाला युद्ध, उसके अलावा फिर जगह फान चू त्रिन। आ रहा है समझ में? तो कई लेयर्स पर लोगों को जगाने का प्रयास किया। जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र इसी तरह के विचारों के समर्थक थे। आ रहा है समझ में? जापान में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे हिंद चीन के छात्र, उन छात्रों के अंदर भी इसी प्रकार का सोच था, इसी प्रकार से गणतंत्रवादी शासन हो, कानून का राज हो, और कोई भी हम पर जुल्म करे तो वह जुल्म हम, ऐसा ही विचार था जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्रों का। सन्यात सेन के नेतृत्व में, क्या नाम था? सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दे दिया। सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन हुआ, और चीन में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वह इस राष्ट्रवादी आंदोलन को और ज्यादा जगाने का, बढ़ाने का काम किया। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फूक होई, जिसका हिंदी नाम है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की, मतलब जापान में जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उनका भी विचार था कि किसी भी प्रकार के शासन से जनता को दबाना नहीं चाहिए, जनता का शोषण नहीं होना चाहिए। राजतंत्र में जो मनमाने ढंग से काम किया जाता है उसके स्थान पर कानून का राज हो, गणतंत्रवादी शासन व्यवस्था हो। आ रहा है समझ में? यही विचार था जापान के छात्रों का, जिसके बाद सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन होता है और यह राष्ट्रवादी आंदोलन को और बढ़ावा देता है। इन्हीं छात्रों ने वियतनाम कुआन फूक होई, वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की इन्हीं छात्रों ने।
आगे कह रहा है हालांकि अंडरलाइन कम करें बेटा, नहीं तो बार बार हमको समझाने में इसे 2 मिनट का समय 30 सेकंड का समय रगड़े में जाएगा। ठीक है, आ रहा थोड़ा थोड़ा समझ में। अब देखो, हालांकि चीन में प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास, हिंद चीन में प्रारंभिक राष्ट्र, शुरुआत में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, जहां से यह बीज पनपा। प्रारंभिक राष्ट्रवाद का विकास का मतलब समझा? प्रारंभिक राष्ट्रवाद के विकास का मतलब शुरुआत में जो लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम, एकता की भावना, अपने देश के बारे में सोचने का विचार जो लोगों के अंदर शुरुआत में आया, वह प्रारंभिक विचार कोचिन चीन, अन्नाम तोकिन जैसे शहरों तक ही आ रहा है। शुरुआत में हिंद चीन के लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना जागृत हो रही थी, वह पूरे हिंद चीन में नहीं थी, बल्कि कोचिन चीन और अन्नाम तोकिन जैसे राज्यों में ही, जैसे शहरों तक ही यह राष्ट्रवादी विचारधारा सीमित थी। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया गया। हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब है कि हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी विचार थे, हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा पनप रही थी, वह विचारधारा सबसे पहले अन्नाम तोकिन नाम सुना है, कोचिन चीन जैसे शहरों में लोगों के अंदर पनप रही थी। मतलब सबसे पहले इस शासन के खिलाफ, सबसे पहले इस सरकार के खिलाफ, सबसे पहले इस शासन के खिलाफ यदि किसी के अंदर गुस्सा था, तो कोचिन चीन, अन्नाम तोकिन जैसे राज्यों में था, शहरों में था। लेकिन यह जो शहर था, यहां लोगों के अंदर गुस्सा भी था, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रांस की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में सेना के तरफ से लड़ने के लिए फ्रांस की सेना में सबसे ज्यादा लोगों को भर्ती इन्हीं शहरों से किया गया। यहां गुस्सा है लोगों में, और सबसे ज्यादा सेना में फ्रांस की ओर से लड़ने के लिए यही राज्य के लोग गए। साथ ही साथ इन्हीं राज्यों से जहां सबसे ज्यादा गुस्सा, उन्हीं पर अत्याचार और ज्यादा किया जा रहा है, सेना में भर्ती भी किया गया। और उसके बाद इसी जगह से हजारों मजदूरों को उठाकर फ्रांस ले जाया गया। क्या करवाने के लिए? बेगारी करवाने के। बेगारी समझता है ना? गांव घर में हम लोग का भाषा बेगारी के लिए चला है, मतलब फ्री में काम के लिए चला है। तो वही बेगार बना के फ्रांस ले जाया गया इन शहरों से हजारों मजदूरों को, हजारों लोगों को। यहाँ के सैनिकों को युद्ध की प्रथम पंक्ति में रखा जाता था, अतः मरने वाले में इनकी संख्या ज्यादा होती थी। यह ऐसा शहर था जहां सबसे ज्यादा गुस्सा था सरकार के खिलाफ, लेकिन सबसे ज्यादा सेना में यहीं से लोग शामिल हुए। साथ ही साथ जब युद्ध लड़ा जा रहा है, तो जो हिंद चीन के लोग सेना में भर्ती हुए हैं, उनको पहले पंक्ति में रखा जाएगा, बैठाया जाएगा, ताकि सबसे पहले वही मरे। आया समझ में? इन सब बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीनी लोगों पर हुई। तो ये नहीं है कि वहां के लोग ऐसा खाली देख रहा था, वहां के लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा था, और ज्यादा भयंकर सरकार के खिलाफ असंतोष आ रहा था। समझ गया? तो इन सब बातों का प्रभाव हिंद चीन के लोगों पर पड़ी हुई, और 1914 ईस्वी में ही देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बना दिया। आ रहा है समझ में? बताओ तो बेटा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918।
प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की ओर से लड़ने के लिए बाबू हिंद चीन के लोगों को किस वर्ष शामिल किया गया होगा? क्योंकि इसी वर्ष से शुरू हुआ। पहली पंक्ति में हिंद चीन के सैनिक, ताकि सबसे पहले फ्रांस की ओर से वही मरे, जिसका प्रभाव हिंद चीन पर बहुत ज्यादा पड़ा। और उसी साल जो भी देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने एक संगठन बना दिया, वियतनामी राष्ट्रवादी दल, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में हुआ। लेकिन संकित फ्रांसीसी सरकार ने इसे, आ रहा है समझ में? जो फ्रांस अत्याचार कर रहा था हिंद चीन पर, जो अत्याचार फ्रांस कर रहा था हिंद चीन, उसका प्रभाव हिंद चीन के राष्ट्रवादी लोगों पर पड़ा। जिसके बाद 1914 में हुआ, एक संगठन बना देते हैं वियतनामी राष्ट्रवादी दल, जिसका पहला अधिवेशन कैंटन में होता है। लेकिन इस संगठन को और इस अधिवेशन को पूरी तरह से फ्रांसीसी सरकार ने कुचलने का प्रयास किया। दूसरी तरफ जनता की हालत निरंतर दयनीय होती जा रही थी। दूसरे तरफ इतना शोषण कर रहा था यह फ्रांस हिंद चीन के लोगों पर कि जनता का हालत लगातार दयनीय होता जा रहा था। लगातार जनता की स्थिति दयनीय, मतलब समझ गया ने? दयनीय स्थिति मतलब ऐसा स्थिति कि हम जिसको देखे और दया आ जाए, बेचारा की स्थिति हो गया। नहीं आया समझ में? ऐसा यदि किसी के प्रति तुम्हारे अंदर भाव आ जाए तो समझ लो उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। और चीन का, हिंद चीन के कृषि उत्पाद, व्यापार एवं मत्स्य व्यापार पर नियंत्रण था। फिर भी ये मुख्य राजनीति से अलग रहते थे। चीन जो था वह भी हिंद चीन के क्षेत्रों पर कब्जा किए हुए था। जो भी हिंद चीन के क्षेत्रों में कृषि उत्पाद होता था, व्यापार होता था, और मत्स्य व्यापार, मछली व्यापार जो होता था, उस पर चीन का ही नियंत्रण था। लेकिन यह शासन से अलग रहता, शासन नहीं करता था, ही समझ गए, खाली व्यापार से मतलब रखता था। इसी कारण जनता ने इनसे क्रुद्ध होकर 1919 में चीनी बहिष्कार आंदोलन किया था। कहने का मतलब है कि तुम लाभ यहां से कमा रहे हो, लेकिन यहां के बारे में नहीं सोचोगे। खाली लाभ, यहां के जनता के बारे में कुछ नहीं सोचेगा, खाली कमाई से मतलब रखेगा। जिसका परिणाम यह हुआ कि जनता जो है वह चीन पर क्रोधित हो गई और चीनी बहिष्कार आंदोलन 1919 में क्रुद्ध होकर कर दिया। आया समझ में? आगे बेटा कह रहा है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही शासन व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। कहने का मतलब हिंद चीन में फ्रांस अपना कब्जा जमाने आया। इसका मतलब फ्रांस अपना प्रभुत्व जमाने आया। फ्रांस अपना प्रभुत्व जमाने आया और फ्रांस कब्जा करना, अपना प्रभुत्व जमाने, अपना प्रभाव जमाने के साथ साथ वहां के शासन व्यवस्था पर भी ध्यान देने का काम किया। हालांकि कोचिन चीन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में था, जबकि अन्य 4 प्रांत तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंशी कायम रहे, जिसके लिए रेजिडेंटों की नियुक्ति होती थी। आ रहा समझ में? मतलब हिंद चीन में फ्रांस जो है अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव जमाने के साथ ही साथ शासन, वहां शासन करने पर भी ध्यान दिया। हालांकि कोचिन चीन में सीधे फ्रांस शासन कर रहा था, लेकिन अन्य जो राज्य थे, तोकिन, अन्नाम, कंबोडिया और लाओस, वहां पुराने समय से जो राजवंश शासन कर रहा था, पुराना जो राजा शासन कर रहा था, उसी का शासन चलता रहा। खाली फ्रांस अपना प्रतिनिधि, जिसको बोलते थे रेजिडेंट, उसकी नियुक्ति कर देता था, लेकिन शासन फ्रांस न करके पुराने राजवंश ही तोकिन, अन्नाम और कंबोडिया और लाओस में करते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रशासन में कुछ उदार नीतियां अपनाई गई।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के लोगों ने, जैसे भारत में भी 1857 की क्रांति हुई अंग्रेजों के खिलाफ, हुई थी कि नहीं, और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का इतना भयंकर गुस्सा था कि इंग्लैंड की सरकार को हिला के रख दिया, जिसके बाद इंग्लैंड ने शासन की बागडोर कंपनी से अपने हाथ में लेने का काम किया और लोगों के लिए कहा कि जनता के बारे में कुछ सोचा करो, जनता के बारे में भी कुछ सोचा करो। ऐसे सोच के साथ इंग्लैंड की सरकार ने अपने हाथ में सत्ता की कमान ली और अंग्रेज, इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथ में कंपनी से शासन की बागडोर लिया। उसका कारण था लोगों का गुस्सा, लोगों का असंतोष। वही चीज हिंद चीन में देखने को मिल रहा था। तो हिंद चीन में जो गुस्सा था, उसके बाद जो प्रशासन था, जो फ्रांस की सरकार थी, वह जनता के प्रति कुछ उदार मतलब अच्छी नीतियां अपनाने का प्रयास किया। आ रहा समझ में। उसके बाद कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया, मतलब कोचिन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और उनके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मतलब कहे के मतलब है कि उदार नीतियां अपनाई फ्रांस के प्रशासन ने, फ्रांस की सरकार ने। तो उदार नीतियों का मतलब हुआ कि जनता के भलाई में, जनता को अच्छा लगे, ऐसा ही हम नीति अपनाएंगे, ऐसा ही हम कानून अपनाएंगे। जिसके बाद कोचिन चीन में एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया और यह प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया तो उस प्रतिनिधि सभा द्वारा यह बातें बताई गई प्रतिनिधि सभा में कि जो भी शासन तुम पर अब करेगा, जो भी प्रशासन तुम पर करेगा, जो भी प्रतिनिधि तुम्हारे लिए कानून बनाएगा, जो भी प्रतिनिधि तुम्हारे लिए नीतियां बनाएगा, वह निर्वाचित सरकार होगी। मतलब जनता जिसको वोट देकर जो जिताएगी वही शासन करेगी। आ रहा है समझ में। साथ ही साथ असैन्य प्रशासन, असैन्य का मतलब हाँ सैनिक, वैसे प्रशासन में स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ। मतलब अब हिंद चीन के लोग भी, लोकल लोग भी प्रशासन में रहेंगे। जैसे हमारे भारत में एसपी हो गया, आईपीएस हो गया, दरोगा हो गया, सिपाही हो गया, पुलिस हो गया, ये सैन्य प्रशासन में आते हैं। वहीं दूसरी ओर बीडीओ हो गया, सीओ हो गया, जो हथियार नहीं उठाता है, वो असैन्य प्रशासन में चला गया। आया समझ में। तो जो असैन्य प्रशासन था, पहले तो कहा कि वही शासन तुम पर करेगा जो निर्वाचित होगा, मतलब जनता जिसको वोट देकर जिताएगी, जनता जिसको चाहेगी वही अब शासन करेगा। और दूसरा बात क्या कहा कि असैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को भी अब रखा जाए। कुछ हद तक राजघरानों ने भी अपने प्रशासन में सुधार करने का प्रयास किया। जब फ्रांस के प्रशासन ने अपने अंदर सुधार करने का प्रस्ताव दिया, सुधार दिखाया, तो जो राजघराने के शासन थे, राजवंशीय सरकार थे, उन्होंने देखा कि जनता तो हमरो खिलाफ गुस्सा है, फ्रांस के खिलाफ गुस्सा नहीं है, तो फ्रांस यदि सुधार किया है जनता को खुश करने के लिए, तो कुछ सुधार हम भी करते हैं। तो कुछ हद तक जो राजघराना था, राजतंत्रीय शासन व्यवस्था जो कर रहा था, उसने भी अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया। परंतु इन नाम मात्र के सुधारों से जनता संतुष्ट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार से जनता खुश होने वाली नहीं। इन्हीं परिस्थितियों में 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कोक, मतलब जिसका नाम था न्यूगन आई कोक, मतलब इसको हिंदी में यदि साधारण से समझे तो इसका मतलब है हो ची मिन्ह नामक के वियतनामी छात्र ने पेरिस में ही साम्यवादियों का एक गुट बनाया। साम्यवादियों का मतलब एक नया नेता उभर कर आया 1917 में, जिसका नाम था हो ची मिन्ह। वह एक वियतनामी छात्रों का एक संगठन
बनाया जो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित था। कहां बनाया? पेरिस में। कहां बनाया? पेरिस में बनाया। आगे कह रहा है, बाद में हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने मास्को गया और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। मतलब एक नया क्रांतिकारी 1917 में पैदा हुआ जिसका नाम था हो ची मिन्ह। और हो ची मिन्ह पेरिस में जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे उनके साथ मिलकर एक साम्यवादियों का गुट बनाया, ग्रुप बनाया। उसके बाद हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए मास्को चला गया। मास्को रूस की राजधानी है। मास्को एक शहर है जो रूस में आज पड़ता है, और मास्को रूस की राजधानी, वही मास्को चला गया हो ची मिन्ह शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और वहां साम्यवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर, साम्यवाद से 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या किया? साथ ही कार्यकर्ताओं ने सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता रहेगा वियतनामी क्रांतिकारी दल का, उसको युद्ध भी लड़ने आना चाहिए। सिर्फ आंदोलन नहीं करेगा, सिर्फ बात नहीं करेगा, बल्कि लड़ने का भी काम करेगा यदि जरूरत पड़ा तब। जिसके बाद वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था कर ली। समझ गया कि जो कार्यकर्ता रहेगा वियतनामी क्रांतिकारी दल का, उसका जरूरत यदि युद्ध लड़ने के लिए पड़ेगा तो वह युद्ध भी लड़ सकता है। ऐसा क्रांतिकारी दल के कार्यकर्ताओं को तैयार कर लिया। अंततः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एक गुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण दे दिया वियतनामी क्रांतिकारी दल का। उसके बाद 1930 में हो ची मिन्ह ने, जो वियतनाम में अन्य दल था जिसका विचारधारा राष्ट्रवाद से प्रेरित था, जो हो ची मिन्ह के साथ आना चाहता था, इसका मतलब हुआ कि वह क्रांतिकारी दल, वह संगठन, वह ग्रुप जो हिंद चीन का भला चाहता था, हिंद चीन के बारे में सोचता था, उन सभी दलों को एक करने का काम किया। उन सभी दलों को काम किया और सब दलों को मिलाकर, सभी राष्ट्रवादी गुटों को मिलाकर एक गुट बनाया, वियतनाम कांग सांग देंग, अर्थात इसको हिंदी में बोला जा सकता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और यह पार्टी पूरी तरह से उग्र थी। मतलब यदि शांति से मान गया तो ठीक है, नहीं तो मारे की जरूरत पड़ेगा तो मारेंगे भी, लड़े की जरूरत पड़ेगा तो लड़ेंगे भी। ऐसा विचारधारा पर प्रेरित था यह दल। अब समझो, जोंगवेन आई ने अपनी अन्नामी दल की स्थापना की थी। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। एक और दल था जिसका नाम था जोन गुएन आई। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोन गुएन आई। यह अपना एक दल बनाता है जिसका नाम था अन्नामी दल। इसकी स्थापना करता है और यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से पूरी तरह, और यह आतंकी विचारधारा वाली पार्टी थी। यदि इससे संबंधित सवाल पूछे तो आपको बताना है। आ रहा है समझ में? अब थोड़ा सा और है। कहने का मतलब है बेटा कि 1930 के दशक में, 1930 में पता है ना पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, याद है कि भूल गया? तो 1930 के दशक की विश्वव्यापी मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। मतलब कहने का मतलब है कि 1930 में पूरे विश्व भर में जो राष्ट्रव्यापी मंदी आई थी, पूरे विश्व भर में मंदी आया था। मंदी का मतलब समझता है ना? हाँ, मंदा स्थिति, न व्यापार ढंग से चल रहा, न आमदनी लोगों का हो रहा है, न रोजगार मिल रहा है, भूखमरी जैसी स्थिति आ जाए तो समझ लो कि मंदी आ गई है। तो 1930 में विश्वव्यापी मंदी ने भी इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को और ज्यादा उकसाने का काम किया। चावल, रबर आदि के दाम गिर गए। मंदी में दो ही काम होगा बेटा,
या तो खूब रेट बढ़ जाएगा या फिर तुम बाजार में सामान बेचने जाओगे तो तुमको अच्छा दाम ही, चावल रबर ये सभी के दाम गिर गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ चावल है, हम बेचने गए गोला में, हम बेचने गए दुकान में, और जब वहां बेचने गए तो खरीदार ही नहीं मिल रहा है, उसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। और खरीदने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि खरीदने वालों के पास पैसा ही नहीं है। इससे क्या साबित हुआ कि उसका रोजगार मंदा है, उसकी आमदनी यही मंदी है। और यह प्रभाव जब पूरे देश की जनता पर पड़ जाए तो यह देश व्यापी मंदी है, और यह प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ जाए तो यह मंदी विश्वव्यापी मंदी है। तो चावल रबर के दाम एकदम गिर गए थे। हिंद चीन में बेरोजगारी, याद आया अभी बताए, बेरोजगारी बढ़ जाना, लोगों को रोजगार नहीं मिलना, लोगों का आमदनी कम हो जाना, यही मंदी की पहचान है। लोगों के अंदर रोजगार मिलना बंद हो गए, लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई, हिंद चीन में बेरोजगारी बढ़ गई। इस स्थिति से परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे, और राष्ट्रव्यापी राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे वह जोर पकड़ता चला जा रहा था, लोगों के अंदर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार जो थी, जब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा तो प्यार से समझाने के बजाय दमनकारी नीतियां ला रही थी। दमन चक्र काफी तीव्र एवं क्रूर होता जा रहा था। मतलब कोई आदमी गुस्सा में रहे तो तुरंत उसको प्यार से समझाएंगे, अच्छा गलती हो गया, सॉरी, आगे से अच्छा से करेंगे, आगे से ही गलती नहीं होगा। ऐसा न होता है जब गुस्सा में रहता है। तो वैसे ही हिंद चीन में लोग गुस्सा में हैं, लोग लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है लोगों को समझाने के बजाय, लोगों से माफी मांगने के बजाय, लोगों से अच्छे संबंध यदि बनाए रखना चाहते तो अगला गुस्सा में तो तुरंत उससे माफी मांगो। आ रहा है समझ में? ऐसा करने के बजाय जो सरकार थी वह लोगों को और दाबने और चापने का काम कर रही थी। दमन चक्र और भयंकर तरीके से बहुत लोगों को दबाने का काम कर, क्रूर हो गया था सरकार, तानाशाह हो गया था सरकार। विद्रोही जनता पर निर्ममता से गोलियां बरसाई जा रही थी। जो जनता विद्रोह सरकार के खिलाफ कर रही थी, उन विद्रोहियों पर लगातार निर्दयता पूर्वक, निर्ममता मतलब बिना कोई दया के लगातार गोलियां, इससे भी आगे बढ़कर हवाई जहाजों से बमबारी भी की जा रही। गोलियां तो छोड़ दो, लगातार जो विद्रोह कर रहा है जनता उस पर हवाई जहाज से बमबारी कर रहा है। बताओ तो, गुस्सा को और गुस्सा बढ़ा रहा है। आ रहा समझ में? बमबारी भी की जाती थी, किससे? गोलियां तो छोड़ो, हवाई जहाजों से बमबारी। इस दमन चक्र में हजारों लोग आंदोलन, अब डर से लोग चुप हो गए। के जान देगा यार, गोली ऊपर से मार रहा है, गोली मारा, गोलियों से नहीं मर रहा तो बम गिरा दे रहा है। गुस्सा इतना भयंकर है तो इसे चलेगा? आंदोलन दब सा गया। परंतु यह सोया हुआ दब गया, मतलब कुछ खुशी से दब गया। अंदर अंदर तो आगिया धधकिए रहा है, अंदर अंदर उसको गुस्सा। तो यह आंदोलन दब सा गया, परंतु वह सोए हुए ज्वालामुखी के अंदर से ज्वालामुखी जैसा आग जनता के अंदर धधक रहा था, जो अंदर ही अंदर फैलता रहा और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। फिर से आंदोलन की शुरुआत हो गई। चलिए अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। मतलब इतना रायता मचा प्रथम विश्व युद्ध से। आ रहा है समझ में? अब द्वितीय विश्व युद्ध से क्या खेला होता है वो अब अगला क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो टॉपिक पढ़ लिया कि हिंद चीन में कैसे गुस्सा जगा लोगों के अंदर, भयंकर गुस्सा जगा, समझ गया ने? और उस गुस्सा को दबाने का काम भी सरकार कर दिया, समझ गया?
लेकिन इतना चीज ध्यान में भी रखना बेटा, और ध्यान में रखने के लिए पूरा कहानी याद रखना जरूरी नहीं है। कुछ मेन शब्द यदि तुम लोग को याद रहता है ने तो पूरा सेंटेंस तुम लोग बना के, जैसे ना तुम ही लोग कहीं बैठता है बतियाने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, तो तुमको किसी से लड़ाई हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, किसी से कोई कहानी हुआ, बात विचार हुआ, तो उसका एक दुइये को बात याद रखता नहीं, और उसके एक दूगो बात से तुम लोग घंटों चुगली कर सकता, करवे करती है यस और नो? तो कोई लास्ट से सब करता लेकिन बोलता तुम ही नहीं देखता है। कोई छोटा सा क्लू हम पकड़ते हैं, कोई टॉपिक लेते, कोई बात लेते, उससे घंटों हम बात कर सकते हैं। वैसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर तुमको देना है, तो मेन का है भैया, मेन शब्दों को तुमको याद रखे पड़ेगा, है ना। चलो अब देखो मेन शब्द याद रखते, कैमरवा से तो हमको हालत खराब है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तुम लोग अभी शुरू में कोई नया बच्चा मिले ना तो उसको समझा देना कि अभी सर नया वीडियो बनाने वाले हैं। तो नॉर्मल में तो खूब ठीक रहते हैं, टन रहते हैं, लेकिन कैमरवा खुलता तो एक प्रेशर नियन बन जाता है, पता नहीं क्यों, जिसका परिणाम ये होता है ना कि जे शब्दवा बोले विचार लियो ने तो तरा जीवो, गड़बड़ा जीवो, भूला जीवो, समझ गया ने, ऐसा हो जाता है। फिर भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद। अच्छा ये बताओ, हिंद चीन में उपनिवेशवाद किसने बनाया था? किसने? 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 देखो कोई भी देश व्यापार करने के लिए या शासन करने के लिए, भारते जैसे एग्जाम्पल में भारते के लो ने बउआ, सबसे पहले 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा आया, डच भी आया, फ्रांसीसी भी आया, लेकिन याद किसको रखते हैं? इंग्लैंड वालों को। क्या याद रखता है हिंदुस्तान में? अंग्रेजवे के न करिए तेरा था यार। भारत में पुर्तगाल भी आया, पुर्तगाल तो सबसे पहले आया, फ्रांस भी आया, डच भी आया, और सब भारत से संपत्ति लूट के लेके गया, लेकिन याद किसको रखते हैं? इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड ने लंबे समय तक भारत में शासन किया, क्योंकि इंग्लैंड ने लंबे समय तक भारत का फायदा उठाया। जैसे पकलका अम्मा रहता है उसको कैसे चूस जाता है, वैसे चूस गया अंग्रेज, इसलिए हम लोग के दिमाग में सब निकल गया हम लोग के दिमाग से, और सिर्फ एक अंग्रेज भाई याद रखता है। वैसे हिंद चीन में तो कई देश आए, कई देशों ने अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय तक, और लोगों को सबसे ज्यादा दबाने का काम, लोगों को सबसे ज्यादा तड़पाने का काम, लोगों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने का काम फ्रांस किया। कौन किया? फ्रांस। इसलिए हिंद चीन का कहानी, जैसे भारत का कहानी अंग्रेज से जुड़ गया, बाकी देश भी आया लेकिन जुड़ा अंग्रेज से, वैसे हिंद चीन में भी अन्य देश भी आया लेकिन ज्यादा जुड़ा फ्रांस। तो बताओ बउआ, इस उपनिवेशवाद के खिलाफ हिंद चीन की जनता में किसके खिलाफ गुस्सा था? फ्रांस के खिलाफ। किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ। यह गुस्सा भयंकर रूप से कब शुरू हुई? हिंद चीन में यह राष्ट्रवादी गुस्सा कब शुरू हुआ? शुरू से था, शुरू, लेकिन बर्दाश्त से बाहर वाला गुस्सा शुरू हुआ 1900 ईस्वी के आसपास से। 20वीं शताब्दी मतलब 1901 कह दिए तो 20वीं शताब्दी में 1 वर्ष प्रवेश कर गया, 1930 कह दिए तो 20वीं शताब्दी में 30 वर्ष इन कर गया, 2026 कह दिए मतलब 21वीं शताब्दी में 26 वर्ष इन कर गया। तो यह गुस्सा भयंकर रूप से कब मुखर हुआ? उसके बाद बताओ बेटा कि दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किसने किया? दुई तान होई की स्थापना किसने किया? दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई? कब हुई? दुई तान होई के नेतृत्वकर्ता दुई तान होई नामक संगठन की स्थापना फान बोई चाऊ ने कर दिया, लेकिन उसके नेता कौन बने? वांग। अब बता, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? किसने लिखा?
किसने लिखा? बताओ, रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ? रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ? कब हुआ? बताओ तो, हिंद चीन के लोग किन विचारकों के विचार से प्रेरित हुए? किन के विचार से? रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों के विचार से। अब बताओ तो बेटा, आगे कौन से राष्ट्रवादी नेता हुए जिन्होंने राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया? कौन? कौन? बताओ तो बेटा, आगे जापान पढ़ने गए छात्रों ने कौन से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? कौन? बताओ तो बेटा, आगे चल के वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना किसने किया? किसने? किसने? बताओ तो, वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब हुई? वियतनामी राष्ट्रवादी दल की स्थापना कब किया गया? 1914। बताओ तो बेटा, चीन, हिंद चीन में कौन कौन चीजों से व्यापार करता था? इस पर ध्यान रखता था। कौन नियंत्रण रखता था? चीन। आया समझ में? चीन के खिलाफ लोगों ने गुस्सा होकर चीनी बहिष्कार आंदोलन किया। कब? चीन खाली व्यापार से लाभ कमा रहा था, जनता के बारे में कुछ इसलिए चीनी बहिष्कार आंदोलन कब हुआ? चीनी मतलब मीठ का चीनी, चीनी मतलब चाइना, चीनी मतलब चाइना, चीनी मतलब सुगर नो। आया समझ में? आगे बेटा ध्यान रखो, जो फ्रांस था उसका प्रशासन जो थी वो मुख्य रूप से, सीधे रूप से कहां शासन कर रही थी? कहां कर रही थी? कहां कर रही थी? अब बाकी जगह क्या था? पुरातन राजवंशी कार्यकर। कहां? यहाँ पुराने राजा ही शासन, पुराने राजा ही शासन कर रहे थे। और उन जगहों पर जहां राजा शासन कर रहे थे वहां फ्रांस का क्या स्थापित था? मतलब अप्रत्यक्ष रूप से वहां शासन किया करते थे। आया समझ में? अब बताओ तो बेटा, हो ची मिन्ह ने वियतनामी छात्रों का जो संगठन बनाया वो कब बनाया? कब बनाया? बताओ तो बेटा, हो ची मिन्ह कौन से विचारधारा से प्रेरित थे? वेरी गुड बॉय। कौन से विचारधारा? कौन सी विचारधारा? साम्यवादी विचारधारा। याद रहेगा, वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना कब किया गया? बताओ, वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को कब एक किया गया? कब किया गया एक? बताओ तो बेटा, 1930 में जो वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी दल थे उनको एक करके किस पार्टी की स्थापना की गई? कौन से पार्टी? सब नहीं बोलता। कौन पार्टी की स्थापना की गई? जो पूर्णतः कौन से विचारधारा पर चलने वाली? कौन से विचारधारा? अन्नामी दल का विचारधारा कैसा? आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। कौन? इसके नेता कौन? जॉन गुयेन। जॉन गुयेन। बताओ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई? कब हुई? 1900। जिसके बाद और भयंकर गुस्सा लोगों में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी संघर्ष। इस क्लास को अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।